Hello friends, I am Advocate Arun Kumar Singh. Welcome you all in AKS Study channel. Friends, my channel is very important for competitive examination, so please like, share and subscribe my channel. Thank you. We will move ahead with Constitution edit. Today we will see the Government of India Act 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दोस्तों भारतीय के लिए बहुत अच्छा किया गया कुछ, और ये क्यों किया गया इसको हम देखते हैं। आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि 1919 से 1922 तक एक मूवमेंट चलाया गया जिसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहते हैं, क्लब विद द खिलाफत मूवमेंट, और उसका पूरे देश में बहुत मास मात्रा में लोगों ने भाग लिया और गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन चौरा चौरी में 22 पुलिस वालों के हत्या कर दी गई प्रदर्शनकारियों द्वारा। उसके कारण गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। फिर भी गवर्नमेंट ने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि भारतीयों को कुछ रियायत देना है। दूसरा दोस्तों कि गांधी जी ने दांडी यात्रा से साल्ट सत्याग्रह द्वारा 1930 से लेकर के और 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ा। इसका भी भारतीयों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और यह मास प्रोटेस्ट के रूप में लिया। और इसमें बीच में एक ब्रेक हुआ था जो गांधी इरविन पैक्ट के कारण कि आप जाइए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भाग लीजिए, जबकि वो बेनतीजा रहा। उसके पहले भी गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, सभी कांग्रेस लीडर को, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले भी। और जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रामसे मैकडोनाल्ड ने गांधी जी को कहा कि मैं कॉमनल रिप्रेजेंटेशन के फेवर में हूँ इंडिया में, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो किसी भी हालत में लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस बात पे दोनों को मतलब विरोधाभास रहा और गांधी जी खाली हाथ वापस लौट आए इंडिया। तो उसके बाद फिर इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जो 1934 तक चला, और 1935 में इतना मूवमेंट जो चला तो 1935 में गवर्नमेंट बाध्य हो गई और लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका क्या विशेषता है दोस्तों, इसमें क्या प्रोविजन है जो हम देखते हैं। तो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज प्लेस्ड अंडर पॉपुलर कंट्रोल। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने से इसके अकॉर्डिंग अभी भारतीय जो थे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने लगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में दोस्तों चुन कर जाते थे इलेक्टेड, और लेजिस्लेटिव असेंबली में सिलेक्टेड जाते थे। उल्टा था, अभी उल्टा है। अभी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो चुन के जाते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। वो मीन्स एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा नहीं चुने जाते हैं, और उस समय उल्टा था। डायरची वाज एबलिश्ड। डायरची क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट भी रूल करेगी और इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी मिनिस्टर बनाएंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, वो भी रूल करेंगे। तो डायरची सिर्फ भारतीय जो लोग हैं वो मिनिस्टर बना रहे हैं, वो स्वतंत्र रूप से रूल करेंगे। भले ही सारे मिनिस्ट्री इनको नहीं दिया गया था, सारे पावर नहीं दिया गया था। इट वाज ए फेडरल स्ट्रक्चर, और गवर्नर कभी भी वो रूल कर सकती है जो असेंबली है उसको, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट का, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको वो रूल कर सकती है। गवर्नमेंट स्टिल हैड पावर विच ड्रिफ्ट द पावर ऑफ द मिनिस्ट्री। जो बोला वही दोस्तों कि गवर्नर कैन सुपरसीड द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। द पावर वेस्टेड इन द गवर्नर वाज जस्टिफाइड एज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड अदर इंटरेस्ट। माइनॉरिटी का प्रोटेक्ट करना और अदर इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट करना तो एक बहाना था दोस्तों, मेन था ब्रिटिश को प्रोटेक्ट करना, ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। वो हमारे को गुलाम बना के रखे थे, यदि वो सुपरसीड हमारे रूल को नहीं करेंगे, रेगुलेशंस को नहीं करेंगे, तो हमें गुलाम बना के नहीं रख सकते। द कॉमनल अवार्ड एज द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। कॉमनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में लोग चुने गए, मतलब सारे लोग नहीं थे लेकिन कुछ था, और इसको जबरदस्ती लागू किया गया। कॉमनल रिप्रेजेंटेशन या कॉमनल अवार्ड क्या है दोस्तों, कि ये कॉमनल अवार्ड है कि कुछ विशेष कम्युनिटी के, मीन्स विशेष रिलीजन के हो सकते हैं, विशेष कास्ट के हो सकते हैं, विशेष ऑरिजिन के हो सकते हैं, विशेष कंट्री के हो सकते हैं, उनको रहेगा कि वो इलेक्शन में वहाँ खड़ा होंगे, और उन्हीं के जो प्रतिनिधि हैं
जो उन्हीं के लोग हों, मीन्स यदि वो विशेष रिलीजन के हैं तो उसी रिलीजन के लोग सिर्फ वोट करेंगे उनको, यदि यूरोपियन है तो सिर्फ यूरोपियन उनको वोट करेंगे, यदि डिप्रेस्ड क्लास के हैं तो डिप्रेस्ड क्लास के वोट करेंगे, यदि सिख हैं तो सिख क्लास के लोग वोट करेंगे। और बाकी वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उस कॉन्स्टिट्यूएंट में एरिया में जो दूसरे लोग रह रहे हैं वो वोट उनको नहीं करेंगे। तो ये बहुत गलत था दोस्तों, और इसके विरुद्ध गांधी जी कई बार हड़ताल भी किए और इसको गांधी जी नहीं मानते थे, बोलते थे रिजर्वेशन आप ले लो रोटेशन वाइज प्रत्येक एरिया में। आज मान लो SC ST का रिजर्वेशन है इस क्षेत्र कंस्टिट्यूंसी में, तो कल यहाँ नहीं रहेगा, नेक्स्ट टाइम किसी और कंस्टिट्यूंसी में रहेगा। तो इस तरह से रिजर्वेशन है वो ठीक है, सभी लोग वोट देंगे, उसमें जितने भी एडल्ट फ्रेंचाइज हैं, जो एडल्ट वोटर हैं, सभी लोग वोट देंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था दोस्तों। The Kamler Award as the basis of the constitution of provincial legislature ensured that the legislature were permanently divided into factions, making a smooth functioning a distant dream and allowing the governor to play an important pro-British role. मीन्स ये और जानबूझ के दिया गया ताकि आपस में झगड़े लोग, जिनको कम्युनल अवार्ड दिया गया वो तो वाह वाह करेंगे, और जिनको वोट नहीं दिया जा रहा है और वो मेजोरिटी में है तो वो भी लोग असंतुष्ट होंगे, तो एक दूसरे आपस में लड़ गए। अब ब्रिटिश है जो डिवाइड एंड रूल करेगा, इसलिए ब्रिटिश अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए कम्युनल अवार्ड देते थे, रिजर्वेशन नहीं देते थे, जबकि दोनों का मकसद सेम है। रिजर्वेशन आज भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन सीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द कम्युनल अवार्ड, जो कि बहुत गलत है। द मुस्लिम वेयर गिवन 1/3 ऑफ द सीट, मुस्लिम को 1/3 सीट दिया गया था। मीन्स 100 सीट है तो 33 सीट, लगभग 33.33 होता, मतलब लगभग 34 मान लो या 33 मान लीजिए। इलेक्शन टू द काउंसिल ऑफ अ स्टेट वाज बाय डायरेक्ट इलेक्शन, देखिए उल्टा था दोस्तों, अभी इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट का था, उसका डायरेक्ट इलेक्शन था। वाइल द असेंबली वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, अभी असेंबली डायरेक्टली है और उस समय असेंबली इनडायरेक्टली था। इन इफेक्ट द हाउस वेयर सो कॉन्स्टिट्यूटेड दैट दे वुड ऑलवेज ट्रेंड टू प्रो ब्रिटिश एंड एंटी इंडियन। हाउस ऐसा उसमें मेंबर जाते थे और उसके मेंबर का ऐसा आंकड़ा रहता था कि जो ब्रिटिश को सपोर्ट करने वाले हों वो ज़्यादा हों, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, चाहे वो कम्युनल अवार्ड से आए हों, यूरोपियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो या किसी और रिलीजन का हो, जो उनको फेवर करके ब्रिटिश ने ज़बरदस्ती लाया है तो उनका तो फेवर करेंगे। तो डिवाइड एंड रूल इशू को कहते हैं दोस्तों। The constitution being federal, it contained the usual federal adjuncts, that is federal court, federal public service commission, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। तो जो भारतीय उस समय का जो संविधान था दोस्तों वो फेडरल स्ट्रक्चर का था। फेडरल कोर्ट था जो कि अभी भी है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था जो कि अभी भी है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और रिजर्व बैंक था जो कि अभी भी है। लेकिन अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के भी अलावा दोस्तों स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं IAS IPS या और भी हैं वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यहाँ ये डिफरेंस है। तो फेडरल पहले ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम है, यूनिटरी है, फेडरल अभी भी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर अभी दिया गया है। फेडरल पार्ट वुड नॉट कम इनटू ऑपरेशन अलोंग विद द प्रोविंशियल पार्ट। जो फेडरल स्ट्रक्चर में है, यदि गवर्नर जनरल कुछ कहता है तो उसको न तो गवर्नर सुपरसीड करेगा और न तो लेजिस्लेटिव काउंसिल सुपरसीड करेगा और न स्टेट गवर्नमेंट सुपरसीड करेगा दोस्तों। फ्रेंड, अभी हम देखेंगे कैबिनेट मिशन 1946। जैसा कि आप जानते हैं कि 1945 को लेबर पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई इंग्लैंड में, और उसके प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, और वो भारत को आज़ाद देना चाहते थे, भारत को आज़ादी देना चाहते थे। इसलिए 1946 में क्लेमेंट एटली एक कैबिनेट मिशन भेजा, और उसी के बारे में हम अभी देखते हैं। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया ऑन 4 मार्च 1945, 4 मार्च 1945 को आया, और
क्लेमेंट एटली साहब ने पहले ही मंशा बना लिया था कि भारत को अब आज़ाद करना है। इट कंसिस्टेड ऑफ 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर। ब्रिटिश के इसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एक, दूसरा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दूसरा, और तीसरा अलेक्जेंडर, मिस्टर अलेक्जेंडर। 3 मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर थे। द मिशन रिकमेंडेड द फॉलोइंग प्रपोजल, और मिशन ने फॉलोइंग प्रपोजल रिकमेंड करके ये अपना कैबिनेट को वहाँ दिया या प्राइम मिनिस्टर को दिया। पहला पॉइंट था उसमें, देयर शुड बी यूनियन ऑफ इंडिया embodying both British India and the state, and with the exception of certain reserved subjects, all subjects were to be retained by the state। इसने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया एक रहेगा और जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया भी रहेगा और स्टेट भी रहेगा, उसमें स्टेट का यूनियन ऑफ स्टेट भी होगा। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन रिजर्व सब्जेक्ट्स। सर्टेन रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या है दोस्तों? डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स एट्सेट्रा। ऑल सब्जेक्ट्स वेयर टू बी रिटेन्ड बाय स्टेट्स, और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा पावर दे दिया गया कि सभी सब्जेक्ट को दे दो इनको, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट में कौन बैठे थे दोस्तों? इंडियन बैठे थे, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, एमएलसी थे और वो मिनिस्टर थे, तो इंडियन को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया। दूसरा, पारामाउंटेसी ऑफ क्राउन वाज टू लैप्स। बोले कि अब पारामाउंटेसी जो क्राउन है पहले था वो सबसे ऊपर रहेगा क्राउन, तो अब वो समाप्त हो गया। और उसके बाद है तीसरा पॉइंट दोस्तों, फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेमिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड। और उन्होंने 1945 में ही डिक्लेयर कर दिया था कि भारत को हम आज़ाद देंगे और बहुत जल्द देंगे। उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो कैबिनेट मिशन 1946 भी उसी का एक फर्स्ट पार्ट है। तो इसके लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए होता है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है वो। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हो। चौथा पॉइंट, एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज टू बी सेट अप हैविंग द सपोर्ट ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया जाए और वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरिम सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया जाए और वो गवर्नमेंट मेजर पॉलिटिकल पार्टी भी उसमें सम्मिलित हों। ऐसा नहीं कि कांग्रेस बाइकाट कर दिया जाए तो गवर्नमेंट नहीं बनाया जाए। जैसे कांग्रेस बाइकाट कर दिया गया तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, थर्ड भी हुआ, लेकिन उसका कोई मीनिंग लेस रहा, उसका कोई मीनिंग नहीं लेकर, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि जिस पार्टी ने पूरे भारत की जनता को रिप्रेजेंट करता है और वो भाग नहीं ले रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। उसके बाद है दोस्तों, प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन वाज एक्सेप्टेड एंड इन जुलाई 1946 इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस। और 1946 जुलाई में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कराया गया। और दोस्तों ये इलेक्शन जो था एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। एडल्ट फ्रेंचाइज सबसे पहले कराया गया जो कि दिसंबर 1951 या जनवरी 1952 बोलते हैं। कभी 51 रहता है, 52 रहता है। तो यदि 51 ऑप्शन है तो 51 देना है, यदि 51 52 दोनों है तो 51 देना है। अब 52 है, 51 नहीं है तो 52 ऑप्शन में हमको टिक करना है। उसके बाद हम दोस्तों देखेंगे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये क्या है? इससे तो भारत को आज़ादी मिल गई। तो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लाया गया। तो उसको देखते हैं उसमें क्या है। प्रोविजन ऑफ द एक्ट वेयर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम 15 अगस्त 1947। बोला कि 2 देश में विभक्त होगा इंडिपेंडेंट इंडिया, एक तो होगा इंडिया और दूसरा होगा पाकिस्तान, और दोनों लागू होंगे 15 अगस्त से। जबकि मुस्लिम लीग ने उसको 14 अगस्त कर दिया कि पहले हमको आज़ाद दो और फिर आप यहाँ से जाओ, आपकी पावर सीज हो। नहीं, तो यदि आपकी पावर सीज हुई और आज़ादी हमें बाद में मिली तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। ऐसा वो मुस्लिम लीग या मिस्टर जिन्ना बोलते थे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को।
दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। ईच डोमिनियन वाज टू हैव ए गवर्नर जनरल हु वाज टू अपॉइंटेड बाय द किंग। प्रत्येक डोमिनियन का एक गवर्नर जनरल होगा जो कि किंग द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। गवर्नर जनरल इक्विवेलेंट टू दोस्तों एक तरह से डिक्टेटर भी कर सकते हैं और एक तरह से प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, कि इक्विवेलेंट थे। तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी बने थे, मिस्टर जिन्ना ही बने थे, और इंडिया का लॉर्ड माउंटबेटन से ही रिक्वेस्ट कर दिया गया था कि आप कुछ समय तक कंटिन्यू करें, और बाद में बने अपना श्री गोपालाचार्य, सॉरी दोस्तों अभी उसका याद नाम नहीं आ रहा, और फिर राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। After 15 August 1947, the British government was to control the dominion or the provinces. Sorry, British government was not to control the dominion or the provinces. 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट डोमिनियन को जो पाकिस्तान है और इंडिया है उसको कंट्रोल नहीं करेगी। वहाँ का इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा और वहाँ का जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा वही उनको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, फॉर द टाइम बीइंग टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वेयर फॉर्म्ड ईच ऑफ द डोमिनियन एंड द प्रोविंसेज वेयर टू बी गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कुछ समय के लिए जब तक कि नया संविधान बन नहीं जाता है, लागू नहीं हो जाता है, तब तक ईच ऑफ द डोमिनियन एंड प्रोविंसेज वेयर टू बी गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पाकिस्तान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गवर्न होगा, इंडिया भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गवर्न होगा, और सभी राज्य भी, जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट एंड 6th पॉइंट, द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज टू बी एबलिश्ड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहता था जो कि एक तरह से मिनिस्टर था, और उसके अंडर फिर थे गवर्नर जनरल, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एबलिश कर दिया गया है। एंड वाज टेकन ओवर बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जब तक कि उनका अपना संविधान लागू हो जाए, जब तक कि उनका अपना गवर्नमेंट ना बन जाए, तब तक एक सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस उनको टेक ओवर किया था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, द एक्ट प्रोक्लेम्ड लैप्स ऑफ ब्रिटिश पारामाउंटेंसी ओवर इंडियन स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा ब्रिटिश का जो सुप्रीमेसी था, ब्रिटिश का जो कंट्रोल था, वो खत्म कर दिया गया। The India Independence Act 1947 came into force on 15 August 1947 when the British rule in India came to an end। और ये कब से लागू हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? 15 अगस्त 1947 से, और इस तरह से ब्रिटिश का शासन भारत पर समाप्त हो गया। जय हिंद दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो so that I can give you more and more video on Constitution and GK also. Thank you दोस्तों।